वेस्ट बंगाल जो सारे देश के लिए चिंता का इशू था जब ममता बनर्जी की सरकार थी, क्योंकि पूरे देश की नेशनल सिक्योरिटी वहां से रिस्क पे आती थी। वहां पे इतना बड़ा एक काम होने जा रहा है जो मुझे लगता है सारे देश के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा। बीजेपी रूल्ड और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, उनके लिए भी ये एग्जाम्पल बन जाएगा कि कैसे एक डेढ़ महीने में कानून की पावर से। मैं ये वो वीडियोस की बात नहीं कर रहा जहां पे बाहुबली, गुंडे, मर्डर अक्यूज, कट मनी अक्यूज को पुलिस परेड करवा रही है चड्डी बनियान में कि उनका जनता से भय उतरे, क्योंकि उस पर लीगली सवाल उठ सकते हैं कि ये करा जा सकता है, नहीं किया जा सकता, गलत है, नहीं है, वो कोर्ट में चलेगा। पर जो किया जा रहा है वो एकदम लीगल और ठोस है। मुझे गॉडफादर मूवी की एक लाइन याद आती है जो वन ऑफ द ग्रेट इंग्लिश मूवीज मानी जाती है, जिसमें वो कहता है डॉन कॉर्लियोन कि एक आदमी विद अ ब्रीफ केस कैन स्टील मोर देन 100 men विद अ गन। वो उस कॉन्टेक्स्ट में है कि पावर क्या है लॉ की और कलम की। चोरी के लिए उसने एग्जाम्पल दिया क्योंकि वो चोर था, पर नेता वो पेन की पावर से जिस तरह लेजिस्लेट कर सकता है, वो अगर चाहे। जब रूलिंग क्लासेस थी तो भारत जैसे देश को दो हिस्सों में तोड़ गए थे, वो अगर चाहो तो आप 370 क्रिएट कर सकते हो जहां पे कश्मीर के अंदर सेपरेटिज्म जिंदा रहता है। वो अगर चाहो जैसे मोदी सरकार ने किया आप 370 खत्म कर सकते हो। वो अगर आप चाहो तो वक्फ जैसा लॉ ला सकते हो जिसके अंदर हम कागज नहीं दिखाएंगे, हमने कह दिया तो जमीन हमारी हो जाएगी। और वो अगर चाहो तो जो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में कर रही थी, वो जड़ के अंदर किस तरह सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पे सो कॉल्ड मैंने बराबरी करने की जगह वो जो रूलिंग क्लासेस अर्स्टवाइल रही हैं, जो अपने आप को रूलर्स मानते थे, जो कहते हैं हमारे में कोई ऐसे कास्ट डिवाइड्स नहीं है, उनको भर भर के सरकारी नौकरियां दे दो। और वो कानूनन रूप से किया जा रहा था, एडवांटेजेस दे के किया जा रहा था। तो कानूनन रूप से किया जा रहा था तो रोकना बड़ा मुश्किल है। और ये यहाँ पे नहीं, बहुत स्टेट्स में ये चल रहा है। इसका एक वाइट पेपर ऑडिट होना चाहिए, डीप स्टडी होनी चाहिए। वैसे हमारे देश में नौकरी इतना बड़ा इशू है, वैसे हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन क्यों आया, कैसे आया, क्या उसकी जर्नी रही, बहुत बड़ा इशू है। और कैसे वेस्ट बंगाल के अंदर कट मनी की प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा, इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम की बात भी नहीं कर रहा, किस तरह नौकरियों के अंदर अपनी विचारधारा और अपने वोट बैंक के लिए भर भर के मुस्लिम्स को इनेबल किया जा रहा था, उसकी बात कर रहा हूं। खैर, प्रॉब्लम की बात तो हो गई, सोल्यूशन की बात कर रहा हूं जो शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने आते ही सोल्यूशन ले आए हैं, जिससे पूरा जो 2011 से लेके 26 तक हुआ वो एक झटके में काटा पड़ने वाला है। जानिए किस तरह हुआ, किस तरह रोका जा रहा है। और कुछ और भी बिल्स आ रहे हैं, कुछ और भी अमेंडमेंट्स आ रही हैं जो पूरा वेस्ट इतनी स्पीड से, फ्रैंकली बोलूं, इतनी स्पीड से इतने लीगल चेंजेस किए जाएंगे, ये मुझे नहीं लगता किसी ने भी सोचा था। और लीगल चेंज की बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जो सिस्टम बन जाए ना, फिर वो डिकेड्स सेंचुरीज चल जाता है। और अगर सिस्टम ना बनाने दो आप, तो फिर सत्ता आती है सत्ता जाती है, उसका कोई फायदा नहीं है। जहां पे काम ना करने का मन हो वहां पे बोल देते हैं नेता लोग आके, अभी तो मैं सत्ता में आया हूं, अभी तो ब्यूरोक्रेसी वो है, अभी तो मुझे आइडेंटिफाई करना है, अभी तो मुझे ब्यूरोक्रेट्स चेंज करने हैं, अभी तो जब सिस्टम समझूंगा, पकड़ में आएगा, तभी चेंजेस लाऊंगा। शुभेंदु अधिकारी भैया ऐसा नहीं कर रहे, वो एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। सबसे पहले तो मिसशिफ देखो कैसे कानूनी रूप से यूज किया गया था। अनाउंसमेंट करी कि हम 10% मुस्लिम रिजर्वेशन करने जा रहे हैं, और 8 फरवरी 2010 को लेफ्टिस्ट का भी माइंडसेट वही था, पर ममता ने आके क्या किया वो जानिए। पब्लिश किया गया हर लीडिंग अखबार के अंदर कि गवर्नमेंट 10% मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन अनाउंस करिए। रुक जाइए, मैं स्क्रीनशॉट पे दोबारा आऊंगा। क्यों? क्योंकि अब ये लीगली पॉसिबल नहीं है। आप धर्म के नाम पे रिजर्वेशन कर नहीं सकते। तो आप ये नहीं कह सकते ये मुस्लिम है तो मैं इसलिए मुस्लिम होने की वजह से रिजर्वेशन कर रहा हूं। तो कानून की शक्ति या दुरुपयोग अपने वोट बैंक के लिए, वो ये किया गया कि इनके नाम डाल दिए ओबीसी लिस्ट में। 6 महीने उसके बाद कमीशन रिकमेंड करता है कि 42 क्लासेस को ओबीसी लिस्ट में डाला जाए। उस 42 में से 41 मुस्लिम्स थी।
तो जो लोग बात करते हैं वैसे उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में भी बोल देता हूँ पीडीसी की, तो भैया किसका राइट ले रहे थे आप? मुस्लिम्स को जब आप ओबीसी कैटेगरी में डाल रहे थे तो ऑब्वियसली फिर जो आपको पता है पूरे रूल्स आते हैं, जो बेनिफिशियल प्रोविजंस हैं, वो किसका शेयर ले रहे हैं? अपर सीलिंग तो सेम ही रही, जो लिमिट है ओबीसी रिजर्वेशन की तो वही है। उसके अंदर आपने नई कम्युनिटीज डाल दी जिसके अंदर आपने 42 में से 41 द कोर्ट नोटेड, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट नोटेड, रिलीजन इंडीड अपीयर्स टू हैव बीन द सोल क्राइटेरियन, धर्म ही रीजन था इनको डालने का। तो अब लीगली जो नहीं कर सकते थे वो घुमा के कैसे किया गया और किस तरह राजनीति, और कहाँ मीडिया में डिस्कस होता था, नेशनल मीडिया में, और कहाँ कहाँ ये हो रहा है। ये सोचिए, बात कर रहे हैं पीडीसी की उत्तर प्रदेश में, पर होता क्या था, किस तरह आजम खान अपने आप में ही सीएम थे, कहा जाता था अखिलेश यादव हाफ सीएम है, आजम खान फुल सीएम है, और वो फुल सीएम फिर क्या क्या बेनिफिट, और वक्फ के अंदर क्या क्या घोटाले, वो अलग टॉपिक है पूरा, वक्फ इन उत्तर प्रदेश क्या क्या घोटाले थे, क्या क्या बिना पेपर्स के गरीबों के। अब उसमें ना जो ये पीडीसी की बात करते हैं, मैक्सिमम इन्होंने ओबीसी, दलित, किसकी जमीनें ली थी वो जानने वाली बात है। पर ये देखिए 10% रिजर्वेशन कैसे आया। अच्छा, इसके आगे चढ़िए, ये मैं नहीं कह रहा, टीएमसी के नेता खुद खुश होके बोलते थे कि 90% ऑफ मुस्लिम्स हैव बीन इंक्लूडेड इन डिफरेंट ओबीसी कैटेगरीज टू गिव देम रिजर्वेशन। वो कहते थे लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट सिर्फ बातें करती थी, ममता बनर्जी आई तो कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए कि मुस्लिमों को 90%, भाई साहब एक तरफ रिजर्वेशन का जो एक मूल आधार क्या है कि हिस्टोरिकली, मैं रिजर्वेशन की डिबेट नहीं कर रहा, मैं मूल आधार बोल रहा हूं, जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या था कि हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजेस थे, तो वो हिस्टोरिकल जो डिसएडवांटेजेस थे बिकॉज ऑफ योर कास्ट, उसको ओवर करने, कम करने के लिए आपको सपोर्ट दिया जा रहा है। ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, कॉन्टेक्स्ट में मैं बातों की बात कर रहा हूं। अब मुस्लिम्स तो कहते थे कि हमने तो पूरे देश पे राज किया है, मुगल एम्पायर, बंगाल सल्तनत, एक्स सल्तनत, नवाब, वाई नवाब, डी नवाब, ए नवाब, तो एट द सेम टाइम अब रूलिंग क्लासेस है, तो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है। इनफैक्ट हिस्ट्री तो लिखी हुई है, डिस्क्रिमिनेशन वेस्ट बंगाल में किसके साथ हुई, क्या क्या अत्याचार हुए, किस किस तरह एक्सप्लॉइट किया गया था, किस किस तरह हिंदुओं को सेकंड क्लास की तरह ट्रीट करने की जो पूरी सल्तनतों के इरादे थे, मंसूबे थे, सिस्टम्स थे, हिस्ट्री ने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। तो यहां पे आप 90% समाज को, ये टीएमसी कहती थी 90% समाज को आप बैकवर्ड दिखा के उनकी रिजर्वेशन करते हैं, तो किसकी जा रही थी भैया? ये है शक्ति लॉ की। इसके आगे चलिए, यही नहीं रुकिए, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। एफिड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट विच इज अंडर फायर फॉर अलेज्ड आर्बिट्री इंक्लूजन ऑफ 77 कास्ट, 77 में से 75 मुस्लिम्स, 77 में से तो आपको ओबीसी कोई हिंदू में मिला ही नहीं, आपको जो सारे मिले मुस्लिम ओबीसी मिले। तभी तो ये रिजल्ट आया है चुनाव का। जो लोग कहते हैं कैसे हुआ कैसे हुआ, अरे भैया आप मीडिया में ना कवर कीजिए, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको तो पता है कि क्या सरनेम्स आ रहे हैं एग्जाम के रिजल्ट के अंदर। एक तरफ तो घोटाला ये था कि पैसे लेके भर्तियां, वो टीचर्स कैंप पता है ना, पैसे लो डायरेक्टली भर्ती करो, और दूसरी तरफ ये तो बेचारा हिंदू जाए तो जाए कहाँ, और हिंदू छोड़िए, जो को बेनिफिट बनाया जिनके लिए वो जाए तो जाए कहाँ। अगर आप स्पेसिफिक टारगेटिंग भी करिए, अगर आप पूरे हिंदू समाज की बात नहीं कीजिए, अगर आप स्पेसिफिक उसका एक चंक की बात कीजिए, तो ये पॉलिसी चल रही थी। अब इसको खत्म करने के लिए जिस तरह मैंने बोला कि लॉ की शक्ति क्या रही है, तो दो बिल इंट्रोड्यूस करे गए हैं, एक वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिजर्वेशन और वैकेंसीज बिल, और दूसरा वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लास कमीशन अमेंडमेंट बिल। क्यों? क्योंकि जो कमीशन था, ममता राज में कमीशन वो ही करता था लॉ को साइड पे करते हुए जिस तरह के आदेश आते थे, जो हुक्म वो हुक्म मानना जाता था, जो हुक्म है उसके हिसाब से ही आपके लिए कानून और पैरामीटर्स, और हम डिसाइड करेंगे कि ये भैया रिजर्वेशन को डिजर्विंग है, जिसके अंदर ऑब्वियसली
42 में से 41 मुस्लिम्स हो सकते हैं कैटेगरीज के अंदर, 75 में से 71 हो, 77 में से 75, बेसिकली 99.9999% भैया गलती से 0.1% छोड़ दिया होगा कि अगर कोई पूछ ले तो ये तो बोल पाए कि नहीं नहीं एक आध तो हमने हिंदू को भी ओबीसी में डाल ही दिया था, बाकी तो हमें सिर्फ मुस्लिम्स का वोट चाहिए था, और वो वोट का खेल खुले में चल रहा था। हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। 24 की जजमेंट में हाई कोर्ट ने कर दिया था और कहा था जो ये सर्टिफिकेट 2010 और 12 के बीच में दिए गए हैं 77 एडिशनल कम्युनिटीज को, वो इलीगल हैं, वो बनते ही नहीं हैं, वो अलाउड ही नहीं है, वो होने ही नहीं चाहिए थे। इससे भी आगे कोर्ट बढ़ा, कोर्ट ने ये तक कह दिया था कि जो 12 लाख सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, 12 लाख सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया जा रहा है, वो सर्टिफिकेट ही गलत है, वो होने ही नहीं चाहिए थे। पर जिनको नौकरी मिली थी उनको तो रह जाती है, क्योंकि आप बेनिफिट ले चुके हैं, आप पोस्ट में हैं, वो फिर हर इंडिविजुअल का एक सेपरेट केस होता है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, प्लस सरकार की पॉलिसी है। उन्होंने अगर सरकार की पॉलिसी के तहत मिला है तो वो तो यही बोलेंगे ना, ये तो लॉ था, उस समय लॉ पे स्टे नहीं था, हमें मिल गया। देखिए लॉ की पावर। अब जो ये आ रहा है ये सारा कुछ वो रीराइट कर रहे हैं, दोबारा से एक तरह से जिसको मैं बोलूं रिविजिट कर रहे हैं, और जो जो कम्युनिटीज डाली गई थी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी दिस, कैटेगरी दैट, और उसके अंदर भर भर के मुस्लिम्स को भी सी में डाला गया था, वो सारे हटाए जा रहे हैं, और सिर्फ 66 जो ओरिजिनल कैटेगरीज थी उनको हटा रहा है, ओनली 66 रखी जा रही हैं, जो 130 140 पहुंच गई थी वो हटा दिया जाएगा सारा, और फिर पूरा एक्सरसाइज होगा जो एज पर लॉ होना चाहिए कि किसका नाम ओबीसी में आना चाहिए, किसका नहीं आना चाहिए, जो इस्टेब्लिश्ड पैरामीटर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार, देश के कानून के अनुसार। पर कानून इंटरप्रिटेशन और किस तरह के लॉज फ्रेम करने हैं, ये पावर होती है स्टेट के पास। यहाँ पे अब आप देखिए, लोहा मानिए शुभेंदु अधिकारी का, टाइम नहीं वेस्ट किया कि मुझे तो इशू पता ही नहीं था, मुझे तो इशू समझना है, मुझे तो इशू समझने के बाद उस पर रिस्पॉन्ड करना है, मुझे तो अभी ब्यूरोक्रेट शिफ्ट करने हैं, पहले सरकार की ग्रिप आने दो फिर चेंज करूंगा। ना 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 ना, इतनी रॉकेट स्पीड पे आपने कहीं देखा? और सिर्फ यही नहीं, कुछ और चेंजेस ला रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी अपनाई, और मैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को मानता हूं, सीएम बहुत स्पीडीली इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए इतना शोर था कि भैया होने नहीं देंगे, राम मंदिर हो गया है, आर्टिकल 370 हो गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो प्रॉब्लम थी सारी, उसके लिए स्टेट बाय स्टेट आ रहा है, कभी एक स्टेट बोलता है बीजेपी रूल्ड, फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा बोलता है, इससे होगा क्या? होगा क्या जब आपके 15 स्टेट्स कर चुके हैं, 20 स्टेट्स कर चुके हैं, फिर अगर आप सेंट्रल लॉ बनाएंगे तो आप कहेंगे ये तो स्टेट्स ने वैसे ही किया हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया वैसे ही यूसीसी के अंदर आ चुकी है, तो अब ये इतना हंगामा क्यों हो रहा है, ये शोर क्या हो रहा है? अब तो ये एकेडमिक इशू रह गया है। ये भी होती है लीगल सेंस, लीगल स्ट्रेटेजी, इसको हिंदी में बोलें तो लीगल चतुराई, जिसके साथ आप बड़े बड़े डिफिकल्ट मुद्दों को स्ट्रेटेजिकली कर लें। जैसे वक्फ के ऊपर उत्तर प्रदेश में किस तरह सर्वे हुआ था कि भैया कौन से लीगल हैं, कौन से लीगल फंडिंग ले रहे हैं, कौन से रजिस्टर्ड है और कौन से रजिस्टर्ड नहीं है, फिर किसकी फंडिंग कहां से आ रही है, अगर फंडिंग भारत के बाहर से आ रही है तो क्यों आ रही है। उसके बाद वो यूपी पे जो पूरा सर्वे हुआ, उसका असर केंद्र के अंदर, जब एफसीआरए लॉ बना कि भैया कहां से अगर इंडिया के बाहर से फंड आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, मिडल ईस्ट से आ रहा है, तो उसके नॉर्म्स क्या होंगे, जिस पर्पस के लिए फंड आया उसी के लिए यूज होगा। फिर उसके बाद वो 2020 की अमेंडमेंट थी, फिर नहीं आई हैं कि आप पूरी डिटेल्स दीजिए, आपके कौन ऑफिस बेयरर्स हैं, आपका पैसा वो आगे डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हुआ, कितने टाइम में प्रोजेक्ट हुआ है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, तो वो लीगल स्टेप बाय स्टेप सर्वे यूपी में हुआ, कानून केंद्र में बना, और वो डबल जो सरकार चली उससे पूरा जो इलीगल मनी के रूट्स थे वो स्क्वीज आउट हो गए। जो लीगल है, कोई भी लीगल चीज है वो इस देश में चलेगी, जो आपने वोट बैंक के लिए ब्लेटेंटली इलीगल अलाउ कर दिया है कि भैया पब्लिक जमीनों के ऊपर कैप्चर करके अपनी मनमानी कर लो, वो
वक्फ के अंदर तो उसको लीगल जामा बना दिया गया था कि भैया कागज नहीं दिखाएंगे बाय यूजर। मैंने बोला मैं यूज करता हूं, जमीन मेरी होगी। ये है शक्ति लॉ की, किस तरह पूरा सिस्टम ही वेपनाइज हो सकता है किसी के अगेंस्ट और किसी के फेवर में। अब दो बिल और जो अंतिम बचे हैं, क्योंकि एक चीज नहीं हुई है। जॉब्स रिजर्वेशन से लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेके जो चेंजेस आनी थी, उसका आगे बढ़ते हुए एक एक्ट आ रही है जिसका नाम है गुंडा एक्ट। बेसिकली वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। आपको पता है किस तरह वहां पे कट मनी राज, माफिया राज था। उसका एक टेम्पररी, जिस तरह मैं बता चुका हूं, वो वीडियोज आई, उनको चड्डी बनियान में घुमा रहे थे, पर वो लीगली डाउटेबल है, वो लीगली सस्टेनेबल भी नहीं है मेरे अनुसार। वो आप अगर एक कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जब ममता बनर्जी पावर में आई थी और 2021 के बाद किस तरह इन स्केल मर्डर और रेप हुआ था, वो पोस्ट पोल वायलेंस केसेस आज भी आपकी आत्मा को झंझोड़ देंगे अगर आप उनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो समाज में गुस्सा है, पर पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी की जिम्मेवारी है कि वायलेंस ना हो जमीन के ऊपर। तो वो प्रैग्मेटिज्म आती है उसके अंदर, और लोगों में इतना गुस्सा है कि उसका एक बहुत छोटा नमूना है, अंडे फेंक के वो गुस्सा निकाल के बात खत्म कर रहे हैं। नहीं तो जो सेंट्रल फोर्सेस अमित शाह जी ने वहां पे लाइन थी, रखी थी, वो ममता बनर्जी के गुंडों को बचाने के लिए, मेरा मानना है। नहीं तो लोगों के जिनके घरों में व्हाइट साड़ियां बेचते थे, महिलाओं के साथ क्या क्या किया हुआ है वहां के माफिया ने, घर किस तरह कैप्चर करे हुए हैं, घर में रहने वालों का क्या हाल किया है, बहुत गुस्सा होता। तो वो गुस्सा कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेवारी है, गुस्से को आउटलेट देना भी सरकार की जिम्मेवारी है, पर लॉ नहीं टूटे ये भी सरकार की जिम्मेवारी है। तो वो सब चीजों के लिए आपको कड़े कानून बनाने पड़ते हैं। वो कानून के अंदर ये आया है गुंडा एक्ट, जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स क्लियर होने के बाद एक पर व्यक्ति को आप 12 महीने के लिए डिटेन कर लेंगे एंटी सोशल एक्टिविटीज के लिए। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस होते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स के ऊपर होते हैं। ऐसा नहीं है किसी को भी सड़क से उठा लोगे, पर जो लोग उसके पैरामीटर्स क्वालिफाई करेंगे उसके अंदर आएंगे। एनडीपीएस के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन हो जाती है। कोई ड्रग स्मगलर है, बहुत बड़ी ड्रग स्मगलिंग करता है, परसिस्टेंट कॉन्टिन्यूअस थ्रेट है सोसाइटी को, तो एनडीपीएस के अंदर उसको, पीआईटी एनडीपीएस के अंदर उसको कर लेते हैं। कॉफी पोसा के अंदर प्रोविजन है, बहुत सारे लॉज के अंदर ऐसे प्रोविजंस होते हैं। तो ये यहाँ पे आ रहा है कि 1 साल तो आप अंदर रहोगे ऑर्डिनरीली, फिर उसका एडवाइजरी बोर्ड जाता है, बड़े लंबा प्रोसीजर है, बट पावर तो आ गई कि सड़क के गुंडे को उठा के 1 साल आप जेल डाल सकते हो। इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़िए। पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस, आपने देखा है वेस्ट बंगाल में किस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं जब मन करता है। कभी सर तन वाले प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, किसी ने कहीं पे कुछ बोला, यहाँ पे वायलेंस और सर तन की डिमांड शुरू हो जाती थी वेस्ट बंगाल के अंदर। सीए पे किस तरह के प्रोटेस्ट हुए, एनआरसी पे किस तरह के प्रोटेस्ट हुए, और जनता का, टैक्स पेयर की मनी का, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय मार देते थे। अब तुम्हारा घर से रिकवर होगा भैया। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर अमेंडमेंट बिल, एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा जो कॉम्पेंसेशन डिटरमिन करेगा, जो डैमेज होगा पब्लिक या किसी इंडिविजुअल की। गाड़ियां फूक देते हो भाई, एक आदमी ने, एक टैक्सी ड्राइवर ने, या एक मिडिल क्लास आदमी ने, घर, गाड़ी सपना होता है, तुम्हारा कोई इशू हुआ उस पर गाड़ी फूक दी, तो अब कमीशन डायरेक्टली जो इन्वॉल्व है उनको ही नहीं, जो उकसाते हैं, ऑर्गेनाइजर, फाइनेंसर, इंस्टिगेटर है, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनको भी लाइबल मानेगा और पेमेंट करेगा, कॉम्पनसेशन देगा, और अगर वो नहीं देंगे तो उनसे रिकवर करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। तुम्हें प्रोटेस्ट करना, तुम्हें गाड़ी में आग लगानी है, तो अपनी गाड़ी से तुम उस गाड़ी की भरपाई करोगे, अपने घर से उसकी भरपाई करोगे। जो खुली छूट मिली थी वो खत्म होने जा रही है। तो लंबी लिस्ट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीगल चेंजेस लेके आ रहे हैं सुवेंदु अधिकारी। और लॉ में जो शक्ति है ना, वो जो कहता है पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपको स्वॉर्ड की जरूरत नहीं। अगर वोटर्स जब वोट करते हैं, जो पार्टी पावर में आती है वो अपने अनुसार कानून बनाती है। और बंगाल में तो इतनी सारी इवल प्रैक्टिसेस आ गई थी, उनको इराडिकेट करने के लिए सुवेंदु अधिकारी ने बड़े बड़े कदम ले लिए हैं, जो आने वाले दिनों में कुछ कदम इनमें से यूपी में पहले लिए जा चुके थे, कुछ यहाँ पे नए कदम है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये सारे कदम हर स्टेट लेगी टू गिव पीपल अ बैलेंस्ड, इक्विटेबल, सेफ, सिक्योर, रूल ऑफ लॉ बेस्ड लाइफ, ना कि वोट बैंक बेस्ड लाइफ। भारत माता की जय।